रक्षा जड़ हो चुकी थी। इतने सालों बाद उसका ऐसे सामने आ जाना बहुत अप्रत्याशित था। तालियों की गड़गड़ाहट के शोर में भी उसके चारों तरफ जैसे सब कुछ शांत हो चुका था। प्रतिक्षण गतिशील रहने वाला मन भी जैसे निस्तब्ध था। ख़त्म सी हो रही थी उसके शरीर में ताकत। कभी जिसे देखकर वो बच्चों जैसे उछलने लगती थी, आज उसको देखकर वो मुस्कुरा भी ना पाई। और सामने था वो, शांत और चेहरे पर एक गहरी मुस्कान लिए, जैसे उसे पता हो रक्षा आने वाली हो। उसका ये शांत रहना रक्षा को मन ही मन अपराध बोध से भर रहा था। तभी एंकर के बुलाने से उसका ध्यान लौटा तो उसने हाथ में पकड़ा हुआ प्रशस्ति पत्र मंत्री जी की तरफ बढ़ा दिया। लेकिन यह क्या? नहीं, यह असंभव था। लोगों की बैसाखी बनने वाला व्हीलचेयर पर? नहीं, कभी नहीं। रक्षा का मानसिक संतुलन खो रहा था। वो पहले ही उसे देखकर सदमे में थी और अब उसे इस हालत में देखना, शायद उसमें इतनी ताकत नहीं थी। तभी एंकर ने नाम बुलाया। तो आज हमारे बीच मौजूद हैं इस देश के सच्चे बेटे और गरीब बच्चों के मसीहा श्री ध्येय अग्रवाल, जिन्होंने 26 साल की ही उम्र में देश के लिए अपने दोनों पैरों का बलिदान करने के बाद भी पिछले 8 सालों से हजारों गरीब बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जिन्होंने ना सिर्फ उन बच्चों को शिक्षित किया है, बल्कि उनकी हर ज़रूरत का ध्यान भी रखते हैं। सर प्लीज़ 2 शब्द कहें ताकि आजकल के नौजवानों को एक नई दिशा मिल सके। एंकर ने अपनी बात खत्म करते हुए माइक ध्येय की तरफ बढ़ा दिया। ध्येय ने माइक ले लिया और अभिवादन के साथ बोलना शुरू किया। वही आत्मविश्वास से ओतप्रोत आवाज़, वही कशिश। लेकिन रक्षा को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस वहाँ से चली जाना चाहती थी। उसके बाद 2 घंटे के कार्यक्रम में रक्षा सिर्फ एक जिंदा लाश जैसे मंत्री जी को अवार्ड प्रशस्ति पत्र पकड़ाती गई और कार्यक्रम ख़त्म हो गया। उसके बाद रक्षा वहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकी। एसीपी अभिमान को बाकी के काम समझाकर फुल स्पीड में कार ड्राइव करते हुए घर आ गई और बेड पर गिरकर अतीत के पन्नों में गुम हो गई। 12th में ही तो थी वो जब पहली बार उसने ध्येय को देखा था। इंदौर में रक्षा के परिवार का यह पुश्तैनी मकान था, जिसके सामने के 1 सालों से बंद पड़े घर में ध्येय का परिवार रहने आया था। परिवार क्या था? सिर्फ 2 लोग, एक ध्येय, दूसरे उसकी दादी। माँ बाप बचपन में किसी एक्सीडेंट के शिकार हो चुके थे। तब से दादी ने उसको पाला पोसा था, लेकिन अपने पेंशन के पैसों से ही ध्येय की पढ़ाई अच्छे से करवा रही थी। ध्येय रक्षा से सीनियर था। ग्रेजुएशन के लिए दादी उसे लेकर इस शहर आ गई थी ताकि उसकी पढ़ाई आगे बढ़ सके। ये घर ध्येय के माँ बाप ने लिया था, जिसमें वो कभी रह ना सके थे। पहले दिन उसने उसको देखा था, लोअर टी शर्ट पहने, बैकपैक के साथ, और साथ में अपनी दादी को पकड़ कर ला रहा था। चेहरे पर अलग ही गंभीर था, जो अक्सर इस उम्र के लड़कों में नहीं दिखती। रक्षा को यह गंभीरता कम, कठोरता ज़्यादा लगी थी। चाहे जो भी हो, उसके गंभीर चेहरे पर भी मासूमियत की अमिट छाप रहती। उसके माथे तक बिखरे बाल उसे अलग ही क्यूटनेस देते थे। रक्षा को अक्सर वो दिखता अपनी छत पर बैठे हुए, किताबों में घुसे हुए, या अपनी दादी को घर के बने बगीचे में घुमाते हुए। रक्षा को वो अब अकड़ू लगने लगा था। उसकी मम्मी अक्सर दादी के लिए कुछ भेजती, लेकिन अगर ध्येय सामने मिल जाता तो चीज़ें लेते समय वो एक फॉर्मल सा थैंक्स बोलकर निकल जाता। ना कभी स्माइल करता, ना कुछ और बोलता। दिन बीतते गए, दोनों अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होते गए। रक्षा की भी स्कूलिंग ख़त्म हो चुकी थी और उसके पिता और भाई कोई अच्छा लोकल कॉलेज ढूंढ रहे थे। जब एक दिन ध्येय की दादी ने उन्हें ध्येय के ही कॉलेज में एडमिशन की सलाह दे डाली। बात ऐसी थी कि रक्षा के घरवाले अब भी लड़कियों के लिए तालिबानी सोच के गुलाम थे और लड़कियों को सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में सही मानते थे। या साफ शब्दों में कहें तो उनके अकॉर्डिंग लड़कियां अभी भी घर के कामों के लिए ही थीं। लेकिन ये सिलसिला तब टूट गया जब रक्षा की बड़ी बहन राबिया ने अपनी पढ़ाई के लिए जिद पकड़ ली और अपने कमरे तक से बाहर आना ही बंद कर दिया और बात बात पर बदतमीजी करने लगीं। उनकी जिद कहें या बदतमीजियों से तंग आकर उसके घर वालों को उन्हें आगे पढ़ाने के लिए मानना पड़ा। वैसे भी राबिया डॉक्टर बनना चाहती थी, तो उनके कुछ उसूलों की खाना पूर्ति भी हो गई। रक्षा के लिए चीज़ें और आसान थी। वो पहले ही आर्ट्स से थी और आगे की पढ़ाई घर से ही कर सकती थी।
उसका भी एडमिशन देह के साथ उसी कॉलेज में हो गया। देह के कॉलेज का ये अंतिम साल था और उसके बाद वो इंदौर से दिल्ली जाने वाला था अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। सब कुछ सही था और रक्षा कॉलेज जाना भी शुरू कर चुकी थी, लेकिन कॉलेज के तीसरे दिन ही क्लास में जवाब ना आने पर एक प्रोफेसर ने जमकर उसे सुनाया और यूजलेस भी बोल दिया। घर पर कोई बात करने वाला भी नहीं था। माँ से कहती तो उसी दिन उसकी पढ़ाई बंद करवाकर उसे घर बैठा देती। शाम को किसी काम से माँ ने उसे देह के घर भेजा तो वो उसकी दादी उसकी शक्ल देखकर जान गई कि वो परेशान है। बार बार पूछने पर रक्षा के आंसू निकल आए और वो दादी से लिपट कर रोने लगी और उन्हें भी ये बता दिया कि थोड़ी सी बात के लिए प्रोफेसर ने उसे कितना सुनाया। तो ऐसे रोने से क्या होता है? अगर सच में बुरा लगा है तो उन्हें पढ़कर जवाब दो। बात उनके ऑफ रोने की नहीं है, बात यह है कि तुम्हें आंसर क्यों नहीं आया। देव पता नहीं कब से पीछे खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था और उसने आज पहली बार रक्षा से ऐसे बात की थी। पर मुझसे ऐसे अकेले पढ़ा नहीं जाता, कोई डिस्कस करने वाला भी तो नहीं है ना, रक्षा मुंह बनाते हुए बोली। यू कैन स्टडी विद मी, देह ने कहा। इफ़ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। रक्षा ने देखा कि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो हाँ में सर हिलाकर वहाँ से निकल गई। उसे पता था कि घर पर शायद ही कोई देह के साथ पढ़ने को मानेगा। अपनी 12 बजे वाली शक्ल लेकर वो रात में खाने पर पहुंची तो टेबल पर सब उसे घूर रहे थे। वैसे भी जब से उसने कॉलेज जाना शुरू किया था पूरा घर ही उसे ऑब्जर्व करता रहता था। उसके भाई ने उसकी शक्ल देखकर मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा, अगर नहीं हो रहा है तो क्यों फालतू में उड़ रही हो, छोड़ दो पढ़ाई, आराम से शादी। हो गया आपका? इतनी ही केयर है मेरी पढ़ाई की तो कोई ट्यूशन लगवा दीजिए। रक्षा अपने भाई की बात पूरी होने से पहले ही चीख पड़ती है। ट्यूशन की क्या ज़रूरत है, पहले कॉलेज अब ट्यूशन के नाम पर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मदद ही चाहिए तो मिसेस अग्रवाल के घर चली जाया कर, उनका पोता तेरी मदद कर देगा, वो भी तो तेरे ही स्ट्रीम का है। उसके पापा ने जैसे फरमान सुना दिया। रक्षा को यह सुनकर खांसी आ गई। जिसके लिए इतनी परेशान थी वो उसे ऐसे ही मिल गया। रक्षा उसके बाद देह के पास पढ़ने जाने लगी। देह के और लोगों के पर्सपेक्टिव बहुत अलग था। जहाँ रक्षा हर चीज़ को नेगेटिव व्यू से देखती वहीं देह हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढ ही लेता था। देह ने भी महसूस किया कि रक्षा पढ़ने में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं है पर उसमें सीखने की बहुत इच्छा थी। अब तो देह भी रक्षा के बचपने में की गई मस्ती में खुश होने लगा था। अब तो दोनों कॉलेज में भी डिस्कस कर लेते थे। रक्षा को तो सोते जागते बस देह का ही चेहरा दिखता था। कभी कभी देह पढ़ाता रहता और वो सिर्फ उसे देखती रह जाती। आवाज़ तो जैसे सुनाई देना ही बंद हो जाती और बाद में दोनों ही झेप जाते। सब कुछ सही चल रहा था। दादी की तबीयत के लिए देह अपने सपने को कुछ साल होल्ड पर रखकर अपने पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी कर रहा था। रक्षा का भी ग्रेजुएशन पूरा होने वाला था। दोनों के फाइनल एग्ज़ाम्स आ चुके थे और दोनों अच्छे से तैयारियों में जुट गए। सब कुछ तब तक ठीक चल रहा था जब तक रक्षा के लिए उसके घर में एक बड़े ख़ानदान से रिश्ता नहीं आया था। वो लोग 1 महीने के अंदर शादी चाहते थे और रक्षा के अगले 10 दिनों तक पेपर थे। घर में बहुत घमासान के बीच सब उसके पेपर के लिए राजी तो हो गए, लेकिन उसके बाद पढ़ाई के लिए नहीं। 10 दिनों बाद पेपर भी ख़त्म हो गए। इन दिनों में जहाँ रक्षा देह से बात करना चाहती थी वहीं देह ने एक बार भी उससे मिलने की भी कोशिश नहीं की। वो पेपर के बाद भी शायद कहीं और ही बिजी चल रहा था। रक्षा को उसका बर्ताव अजीब लग रहा था, लेकिन वो करती भी क्या। पेपर ख़त्म हो चुके थे तभी एक दिन दादी रक्षा के घर आईं। उन्हीं से पता चला कि देह अगले हफ्ते दिल्ली जा रहा है अपनी आगे की तैयारियों के लिए। रक्षा को लगा कि देह शायद इन सब चीज़ों में बिजी होने के कारण उससे बात नहीं कर रहा है, लेकिन इन सब चीज़ों में उसे एक नया रास्ता दिख रहा था अपनी समस्याओं का। क्यों ना वो भी दिल्ली चली जाए देह के साथ। वो अपने सपनों को सोचकर खुश होने लगी थी। उसे अपना प्यार और करियर दोनों मिलने की उम्मीद दिखने लगी थी। देह की आंखों में उसने अपने लिए असीम प्रेम देखा था, जिसमें डूबी रक्षा को उससे एक बार कन्फेस करना ज़रूरी नहीं लगा।
देव को दिल्ली जाने में बस 1 हफ्ता रह गया था। तभी एक दिन अचानक रक्षा के घर लड़के वाले आ गए। उसकी मम्मी उसे डरा धमकाकर कमरे में तैयार होने को छोड़कर बाहर चली गईं। रक्षा के अरमानों पर तो जैसे बिजली गिरी थी। वो अपनी पढ़ाई करियर की दुहाई देती रही, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। उसने जल्दी जल्दी एक बैग में कपड़े डाले और पीछे के रास्ते देह के घर चली गई। अभी वो देह के कमरे के बाहर पहुंची ही थी, तभी उसके कानों में देह की आवाज़ पड़ी। मैं नीति से बहुत प्यार करता हूँ। हम दोनों पिछले 5 सालों से साथ हैं। तुम उससे शादी तोड़ दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। देव फ़ोन पर किसी से कह रहा था। उसके बगल में उसके ही कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की नीति खड़ी थी। रक्षा जड़ हो चुकी थी। उसकी सोचने समझने की शक्ति जा रही थी। वो वहाँ से उल्टे पैर अपने घर लौट आई। अभी वो पीछे के रास्ते अपनी लुटी हुई किस्मत को संभाले अपने कमरे में आ ही रही थी कि दरवाज़ा खोलते ही पूरा घर उसे उसके ही कमरे में मिला। भाई की दहकती आंखों ने बची खुची हिम्मत भी छीन ली। क्या हुआ? उस लड़के के घर में जगह नहीं दी? वो तो अच्छा हुआ कि रमाबाई ने तुझे पीछे के रास्ते से निकलते देख लिया और हमने लड़के वालों के सामने तेरी बीमारी का बहाना बना दिया। नहीं तो आज तो तू हमारी इज्जत डुबाने का सारा इंतजाम करके गई थी, उसके भाई ने लगभग चीखते हुए कहा। उसके बाद घंटों तक उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप होते रहे और वो शांत होकर सब सुनती रही। उसके बाद रक्षा को घर में समझो कैद ही कर दिया गया। वैसे भी वो जैसे अपनी सुधि खो चुकी थी। उसका खुद से कुछ कर जाने का आत्मविश्वास जाता रहा था। उसने अपने कमरे की वो खिड़की तक बंद कर दी थी जिससे उसे देह का घर दिखता था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने कभी भी अपने दिल की बात देह से नहीं कही थी, फिर भी वो चाहती थी कि देह उसकी भावनाओं को समझे। उसका नीति के साथ उसके रिश्ते को स्वीकार कर लेने का साहस शायद उसमें नहीं था। उसका परिवार जहाँ एक तरफ पूरे जोर शोर से उसकी शादी की तैयारियों में जुटा था, वहीं दूसरी तरफ वो अंदर से घुट घुट कर जी रही थी। सपनों और आत्मविश्वास से वंचित मनुष्य वैसे भी मृत्यु के समान होता है, और ऊपर से अगर परिस्थितियाँ भी अगर मुँह चिढ़ाने लगें तो इंसान वैसे ही हार जाता है। और शायद रक्षा के लिए भी ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियाँ होने वाली थी। शादी का दिन भी आ गया। रक्षा की शादी में राबिया उसकी बड़ी बहन भी आई हुई थी। उसे रक्षा को देखकर बहुत दुख हुआ। हमेशा खुश रहने वाली लड़की कैसे मायूस सी हो गई है। राबिया ने थोड़ा बहुत अपनी माँ के मुंह से सुन रखा था देह के बारे में कि कैसे रक्षा उसके घर चली गई थी, और कॉलेज के दिनों में रक्षा ने भी उसे काफ़ी कुछ बता रखा था। राबिया की उच्च शिक्षा भी उसे उसके पति के घर में अस्तित्व के एहसास के लिए अधने रह गए थे। फिर यहाँ तो रक्षा यूँ मायूस थी। तू भाग जा यहाँ से, नहीं तो ऐसे ही ज़िंदगी भर के लिए घुट घुट कर जीती रहेगी। रक्षा ने सिर उठाकर राबिया की तरफ देखा, लेकिन दूसरे ही पल उसका चेहरा वापस भावहीन हो गया। तू चली जा यहाँ से। आज अगर शादी हो गई तो तू वैसे भी कभी नहीं निकल पाएगी। राबिया ने उसे बहुत समझाया, लेकिन रक्षा वैसे ही बैठी रही। राबिया ने झटके से उसके कमरे की खिड़की खोल दी। हवा के झोंके के साथ रक्षा की नज़र सामने घर के छत पर पड़ी। उसके दिल में एक टीस सी उठी, जिसका दर्द उसके चेहरे पर राबिया ने भी महसूस कर लिया। यूँ जिंदगी से मुंह मोड़ने से कुछ नहीं होता। कायर होते हैं वो लोग, इसे अपना आखिरी रास्ता समझ लेते हैं। कम से कम अपनी इतनी पहचान तो बना कि तुझे देखकर देह को दुख ना हो तेरी हालत पर। उससे आँख तो मिला पाए, पर मैं अकेले कैसे करूँगी। रक्षा के घरवाले उसकी तरफ से निश्चिंत थे, इसलिए लाखों के गहनों के साथ साथ शादी में दिए जाने वाला दहेज का पैसा भी उसी के कमरे में पड़ा था। वो सारे पैसे गहने लेकर निकल पड़ी अपनी ज़िंदगी की एक नई राह में। तभी दरवाजे की बेल से उसका ध्यान टूट गया और वो वर्तमान में लौट आई। मेड को सारा काम समझाकर एक कप चाय लेकर अपने बंगले के गार्डन में जा बैठी। सामने चिड़ियों के बच्चे के कोलाहल और उनकी मासूम अटखेलियों को देखकर अनायास ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। यही जानवर और पक्षी ही तो अब उसका परिवार थे, जिनके साथ रहकर वो कुछ समय के लिए अपनी ज़िंदगी जी उठती थी। नहीं तो ज़िंदगी कटती ही थी। सुबह उठी तो देखा अभिमान के 2 मिस्ड कॉल थे। उसने फ़ोन किया तो अभिमान कल उसको परेशान देखकर उसकी तबीयत के लिए पूछ रहा था।
आज संडे था तो तैयार होकर गार्डन में चली आई। कुछ देर तक जानवरों के साथ खेलकर मन नहीं लगा तो कार की चाबी लेकर अनायास ही निकल पड़ी। हमेशा की आदत थी उसकी, जब भी परेशान होती उद्देश्यहीन होकर घूमकर वापस आ जाती। वो गाड़ी चलाते हुए अपनी यादों में गोते खाने लगी थी। घर से भागकर वो दिल्ली चली आई, कोचिंग में एडमिशन लिया और प्रतियोगी परीक्षाओं में जुट गई। घर पर बहुत बवाल हुआ। जिस आंगन में उसका कन्यादान होना था उसी आंगन में उसका तर्पण तक कर दिया गया। दीदी से सारी बातें उसे पता चलती रहती थी। उसके पास इतने पैसे भी थे कि उसे आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। तैयारी की दूसरी साल ही सिविल सेवा में चयनित होकर एसपी बनकर इस शहर में आ गई थी। तब से लोगों के लिए जीते जीते कब 9 साल बीत गए उसे पता ही नहीं चला। तभी उसकी गाड़ी आगे एक व्हील चेयर पर लगते लगते बची। ट्रैफिक हवलदार दौड़ते हुए आया। वो कुछ बोलने ही जा रहा था कि रक्षा को देखकर सैल्यूट करके खड़ा हो गया। रक्षा ने कार से उतरकर उसे उठाया और माफ़ी मांगते हुए पानी पिलाया। वो गाड़ी में आकर बैठी ही थी कि व्हील चेयर पर बैठे हुए देह का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। वो अपनी यादों में इतनी गुम हो गई थी कि उसके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की। उसके बाद पूरी स्पीड में ऑफिस पहुंची। देह के बारे में एक एक आर्टिकल, न्यूज़ सब छान मारा। इंटरनेट पर वैसे भी एक सैनिक जीवन के बारे में ज़्यादा तो नहीं मिला, लेकिन उसकी बाद की ज़िंदगी के बारे में काफ़ी कुछ मिल चुका था। उसके एनजीओ के साथ की हज़ारों फ़ोटोज़ थे। बच्चों के लिए उसने इतना सब किया था कि शायद ये आर्टिकल्स बहुत छोटे थे उसकी तारीफ़ के लिए। लेकिन किसी भी फ़ोटो में नीति उसके साथ नहीं थी। पता नहीं क्यों रक्षा को एक सुकून सा मिला उसको अकेले देखकर। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी रक्षा को कभी उसको मिलना नहीं हुआ था और ना वो उसके बारे में जानती थी, जबकि पिछले कितने सालों से वो दोनों एक ही शहर में थे। रक्षा वहाँ से निकल गई। उसने अपने साथ देह के एनजीओ का एड्रेस भी ले लिया था। वो एनजीओ पहुँची। सामने बड़ा सा बोर्ड लगा था जिसे बच्चों के शुरुआती पेंटिंग से सजाया गया था। बोर्ड पर नाम पड़ा धैर्य होम। अंदर पहुँची थी। बच्चों के लिए भोजनालय कम खेलने की जगह ज़्यादा लग रही थी। वहाँ हर तरफ जैसे खुशियों का मेला लगा था। बच्चों की चहचहाट से चारों ओर गुलजार था। सामने सफ़ेद बोगनविलिया की सजावट थी। रक्षा जाकर उन फूलों के पास खड़ी हो गई। उन्हें छूकर महसूस करने का अलग ही सुकून मिल रहा था उसे। उसे याद आया कि उसे भी तो ये सफ़ेद फूल बहुत पसंद थे। कैसे उसने जिद कर कर मिसेस अग्रवाल से पौधे लिए थे अपनी गार्डन सजाने के लिए। तो क्या ये बात ध्येय को पता थी? नहीं नहीं, ये फूल भी तो सभी को पसंद होते हैं। शायद इसीलिए ध्येय ने इसे इस्तेमाल किए हों। कैसी हो रक्षा? उसके कानों में सहज ही ध्येय का सुर सुनाई दिया। उसने पलट कर देखा तो ध्येय उसके पीछे ही था। ये बोगनविलिया काफ़ी खूबसूरत है ना? ध्येय ने शायद उसका ध्यान तोड़ने के लिए कहा, जो लगातार उसे देखे जा रही थी। रक्षा ने एक सीमित उत्तर दिया और अपनी नज़र वापस बोगनविलिया की तरफ घुमा ली। दोनों काफ़ी वक्त के बाद मिले। ऐसे भी उन्हें काफ़ी बातें भी थी करने को, लेकिन इस समय दोनों ही बोलने में झिझक महसूस कर रहे थे। तभी नीति एक 10-12 साल की बच्ची के साथ वहाँ आई। उसने रक्षा को देखते ही गले लगा लिया। वो रक्षा को खींचती हुई अंदर ले गई, जहाँ 2 कमरे थे, शायद घर वालों के लिए भी थे। नीति उसे एक कमरे में ले गई। किताबों से सजे हुए उस कमरे में आर्मी की यादों के साथ साथ दादी की भी बहुत सारी फ़ोटोज़ थीं। यकीनन वो ध्येय का कमरा था। नीति का यूं अधिकार के साथ उसे ध्येय के कमरे में लाना एक टीस सी दे गया। उसे लगा कि नीति और ध्येय ने शादी कर ली है। बच्ची का नाम धैर्य था। शायद ये एनजीओ इसी के नाम पर था। रक्षा ने माहौल को हल्का करने के लिए उससे उसका नाम पूछा तो पीछे से ध्येय की आवाज़ आई। वो बोल और सुन नहीं सकती। रक्षा के चेहरे पर दया के भाव देखकर ध्येय ने दोबारा कहना शुरू किया, पर स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छी है, इस बार नेशनल्स की तैयारी में है। रक्षा को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया। क्यों हर बार उसकी सोच छोटी होकर ही बाहर आती है ध्येय के सामने? ज़रूरी नहीं जन्म से कुछ शारीरिक विकलांगता लेकर पैदा होने वाले कमज़ोर हों। नीति कुछ स्नैक्स और कॉफ़ी रख गई और जाते जाते धैर्य को भी साथ ले गई।
दादी कहाँ हैं? रक्षा ने पूछा। अपने बेटे बहू से ज़्यादा दूर नहीं रह पाई ना, चली गई मुझे अकेला छोड़कर। देह ने उसकी एक फ़ोटो की तरफ देखते हुए कहा। कब? कैसे? रक्षा को जैसे विश्वास नहीं हुआ। तुम्हें उस दिन घर से जाते हुए दादी ने देख लिया था। वो तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर की तरफ गईं। वहाँ तुम्हारे साथ साथ मेरे ऊपर लग रहे आरोपों को सुनकर वो निस्तेज होती रहीं। मैं जब उन्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे घर पहुँचा तो वे अपने हृदयाघात को संभाले, जैसे वो मुझसे आखिरी विदाई मांग रही हों। तुम्हारे परिवार की बातों से मुझे पता चला कि तुम घर आई थीं। मेरे लिए वहाँ रहना अब संभव नहीं था। दादी की मौत ने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया था। मैंने शहर छोड़ दिया और आर्मी ज्वाइन कर ली। देह एक पल के लिए बोलते बोलते रुक गया। रक्षा की आंखें भर आई थीं। उसे लग रहा था कि जैसे दादी उसके कारण आज नहीं रही। उसने कॉफ़ी पी और दोबारा बोलना शुरू किया। 2 सालों में एक मुठभेड़ में अपने दोनों पैर गंवा दिए। कोई घर भी नहीं था। इंदौर तो दादी के साथ ही छूट गया था, पर इन 2 सालों में तुम्हें कभी नहीं छोड़ पाया। राबिया इंदौर छोड़ने से पहले अपने परिवार की तरफ से माफ़ी मांगने आई थी और अपना नंबर दे गई। तुम्हारी ज़िंदगी की हर घटना को वो बताती रही। इसलिए तुमसे मिलने की एक इच्छा से मैंने फिर से ये शहर चुना। स्टेशन पर धैर्या मुझे पड़ी मिली, नवजात थी। शायद उसके माँ बाप उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पाए थे और छोड़ गए थे मर जाने के लिए। वहीं से शुरू हुआ ये धैर्या होम। मतलब धैर्या तुम्हारी और नीति की बेटी नहीं है? रक्षा के मुंह से अनायास ही शब्द निकल गया। अभी देख कुछ बोलने ही जा रहा था कि दरवाजे पर नॉक हुआ। बाहर जाने पर पता चला कि नीतू को लेने कोई आया है। रक्षा का परिचय जानने पर एक अदब के साथ उसने नमस्ते किया। नीति का हस्बैंड शोभित। रक्षा के कुछ बोलने से पहले ही देह ने उसका परिचय दे दिया। उन दोनों को विदा करके देह वापस रक्षा की तरफ मुखातिब हुआ। उस दिन तुमने जो सुना वो पूरा सच नहीं था। नीति की शादी तय कर दी गई थी, लेकिन वो शोभित को चाहती थी, जो उस समय अपने असंतुलित भविष्य के कारण उसे अपनाना नहीं चाहता था। इसलिए नीति मेरे पास आई थी ताकि उसके होने वाले पति के पास फ़ोन करके शादी तुड़वाई जा सके। लेकिन तुमने उस समय सुने हुए शब्दों पर भरोसा करके एक बार मुझसे बात करने की कोशिश भी नहीं की। तुम्हें लगा मैं और नीति साथ हैं। रक्षा सच सुनकर स्तब्ध थी। वो कमरे से बाहर निकल आई। जाते हुए एक बार बोगनविलिया को देखकर रुकी और कार में बैठकर निकल गई। लेकिन शायद देह को आंखें साफ करते हुए उसने देख लिया था। राबिया इंदौर से आज दिल्ली आई थी रक्षा से मिलने। अक्सर ही आती रहती थी। 3 दिन बाद रक्षा का बर्थडे था, जो ज़बरदस्ती रक्षा को पार्लर से तैयार करवा लाई। वो हमेशा ही उसके बर्थडे पर छोटी पार्टी कर ही लेती थी, लेकिन आज उसकी पार्टी शहर के दूसरे एक होटल में रखी गई थी। इधर रक्षा को देह के पास से आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था। वो बिल्कुल पार्टी में जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे राबिया का दिल रखने के लिए उसे जाना पड़ रहा था। राबिया ने रक्षा की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। उसने ले जाकर उसकी पट्टी हटाई तो रक्षा तो जैसे खो गई। सामने देह था। उसकी व्हील चेयर को नीति पकड़कर खड़ी थी। देह को देखकर लग रहा था कि उसे भी इस पार्टी के बारे में पता नहीं था। वहाँ पर दोनों के कुछ क्लोज फ्रेंड ही थे। रक्षा का दोस्त और जूनियर अभिमान ने भी इस पार्टी की तैयारी में राबिया की बहुत मदद की थी। धैर्या ने अंगूठी बढ़ाई और दोनों ने एक दूसरे को पहना दी। पूरा माहौल तालियों से भर गया। दोनों एक दूसरे में खो गए थे और पार्टी में सजाए गए बोगनविलिया की खुशबू उनके जीवन को महका रही थी।